श्रोताओं नमस्कार। आज 7 अप्रैल है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे यानी सेहत के मतलब आलमी दिन। श्रोताओं, ये दिन हम मनाते हैं क्योंकि आज ही के दिन विश्व सेहत संगठन जो कि WHO जिसे हम कहते हैं, उसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और उसके बाद 1950 से नियमित तौर पर हर साल दुनिया में इसको वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर में एक समान हेल्थ सर्विसेज सभी को उपलब्ध हों, और जहां भी इलाज संबंधी या मेडिकल साइंसेज की फैसिलिटीज़ के संबंधी जो भी खामियां दुनिया में कहीं भी हैं, उसे दूर करने के लिए ये जो दिन है मनाया जाता है। तो इस विषय पर आकाशवाणी जम्मू का क्षेत्रीय समाचार एकांश एक बातचीत लेकर हाजिर है, जिसमें हमने जहमत दी है प्रोफेसर मुकुंद लाल शर्मा जी को, जो कि कार्डियो थोरेसिस एंड वेस्कुलर सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इस दिन की, जैसा कि मैंने अपनी जानकारी के मुताबिक थोड़ा सा बताया कि हम ये दिन इसलिए मनाते हैं। सेहत का हमारे जीवन में क्या महत्व है? जगमोहन जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी आज ही के दिन जी। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि उसी के सिलसिले में ये हर साल हम इसको मनाते हैं। इसको अवेयरनेस प्रोग्राम आप कह सकते हैं। जी हाँ। तो इसका पहले तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हेल्थ क्या है। सेहतमंद लोगों की बहुत सी ये कॉन्सेप्ट होती है कि जिस इंसान को बीमारी नहीं है वो हेल्दी है। ऐसा नहीं है जी। इट्स नॉट दी ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज विच इज कॉल्ड हेल्थ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो हेल्थ है, इट इज कंसिडर्ड एज ए फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल हेल्थ। जी। सो एक आदमी जो जिस्मानी तौर पे हेल्दी है लेकिन दिमागी तौर पे बीमार है तो हम उसको हेल्दी नहीं कह सकते। जी। एक आदमी जो सोशली और Spiritually इमोशनली तरीके से ठीक नहीं है तो हम उसको भी ठीक नहीं कह सकते। तो इसलिए ये बिल्कुल ठीक कहा गया है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज डज नॉट मीन दैट वन इज हेल्दी। तो ये चारों एस्पेक्ट जो है हमारे, स्पिरिचुअली भी आदमी हेल्दी होना चाहिए, इमोशनली भी, सोशली भी और मेंटली तो ऑफ कोर्स एंड देन फिजिकली दैट काउंट्स। जी डॉक्टर साहब, आज के दौर में सारी दुनिया के सामने एक साझी बीमारी हम कह सकते हैं, वो है कोविड-19। एक खतरा है, चुनौती है। तो इस कोविड-19 पैंडेमिक के चलते ये जो महामारी फैली हुई है, जिसका खतरा बना हुआ है, तो इसके मद्देनजर जो सेहत क्षेत्र में जो सबसे बड़ी चुनौतियां, सबसे बड़े पहलू, सबसे बड़े पॉइंट्स हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है, वो कौन कौन से हैं? देखिए जगमोहन जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सवाल पूछा है। जैसे आपको मालूम है कि कोई आदमी इससे नावाकिफ नहीं है कि इसने कितना कहर फैलाया है पूरी दुनिया में, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हों, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हों, चाहे वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हों। तो इसने बहुत कहर मचाया है और इसके जो सिम्टम्स थे वो माइल्ड से लेके मॉडरेट तक और मॉडरेट से लेकर सीवियर तक थे। बहुत लोगों की कैजुअलिटीज भी हुई हैं और मॉर्बिडिटी भी बहुत हुई है जी। और उस लिहाज से ये देखा जाए, प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्त पे सारी सरकारों को आगाह करते हुए और वेस्ट से ये एक लेसन लेते हुए कि वहां पे कितने लोग सफर कर रहे हैं जी। उनका ये सारा ध्यान रखते हुए उन्होंने ये पूरा ध्यान रखा कि हम लोग वक्त पे लॉकडाउन करें। और 3 चीजें जो थी बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो ये है कि एक तो मास्क पहनना जी, और खास करके क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, ऐसे हवा में चलने से नहीं होता है, या अगर आप अकेले किसी जगह पे चल रहे हो तो वहां पे नहीं होता है। जब कोई आपके नजदीक आ जाता है, खांसी करता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन देता है, तो उससे होता है ये जी। दूसरा ये होता है आपको सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं लोग, लेकिन मैं थोड़ा इसको मॉडिफाई करूंगा, मैं इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग कहूंगा। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कहूंगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम करेंगे तो हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे ज़हनी तौर पे भी। तो सोशली हमें किसी से दूर नहीं होना चाहिए, फिजिकल बॉडीली हम एक दूसरे से डिस्टेंस बना के मैं इसको इस तरीके से कहूंगा कि हमें सोशली डिस्टेंस ना करते हुए इनफैक्ट सोशली हमें नजदीक आना चाहिए ताकि एक दूसरे की हमें कमी महसूस ना हो। लेकिन हमें जिस्मानी दूरी जो है वो 2 मीटर की दूरी जो है वो मेंटेन रखनी है। तीसरा, हमें क्राउडी जो प्लेसेस हैं जैसे पार्क्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पे कोई शोज होते हैं, जहाँ पे लोग अनप्रोटेक्टेड आते हैं, आपको कोई पता नहीं है कि कौन आदमी इन्फेक्टेड है, कौन आदमी इन्फेक्टेड नहीं है। बहुत से लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड हैं लेकिन सिम्टोमेटिक नहीं है क्योंकि उनको इम्यूनिटी है, लेकिन वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। और जिनको इन्फेक्ट करते हैं हो सकता है उनकी इम्यूनिटी उस सतह की ना हो, और वो जब इन्फेक्ट हो जाते हैं तो वो बुरी तरीके से मुतासर हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन से लेके इवन अप टू ऑक्सीजन पे जाने तक और इवन वेंटिलेटर
सेंटर पे जाने तक जी। और फिर आपको पता ही है कि 1.5 से 2% तक हमारे देश में भी मॉर्टेलिटी रही है एंड वी हैव लॉस्ट मेनी मेनी प्रेशियस लाइफ्स इन दिस। जी, और अगर हम दुनिया की बात करें तो आज सुबह के आंकड़ों के मुताबिक 28,86,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है वर्ल्ड वाइड इससे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। पिछले साल हमारे देश में 8 महीनों में 726 डॉक्टर्स की डेथ हो गई जी, जो कि यंग थे, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे वो, और उनको पेशेंट के साथ कांटेक्ट में आना पड़ता था, और शायद उन दिनों हमें ज्यादा समझ भी नहीं थी, क्योंकि ये बीमारी ऐसे एक जैसे आसमान से बिजली चमकती है उस तरीके से हम पे आई। ना हमें इसकी प्रिवेंशन मालूम थी, ना इसका ट्रीटमेंट मालूम था, ना हमें इसकी लाइन ऑफ एक्शन मालूम थी। तो इसलिए हमें शुरू में हमें काफी नुकसान हो गया, और सितंबर तक ये पिछले साल सितंबर तक ये चला। उसके बाद ये इसका जो कहर था वो थोड़ा सा थमना शुरू हो गया। लेकिन बदकिस्मती से मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल हमारे लोगों ने फिर वो प्रिकॉशन लेना बंद कर दिए हैं। सैनिटाइजर यूज जो करते थे लोग वो नहीं करते हैं, आपसी दूरियां नहीं बनाते हैं। पार्क्स में आप जाके देखो तो लोगों का रश उसी तरह है। मेरे घर के नजदीक ही एक पार्क है, मैंने वहां पे देखा 95% पीपल जो थे दे वर विदाउट मास्क। उन्होंने मास्क नहीं पहना था, कोई प्रिकॉशन नहीं लिया था। एज ए डॉक्टर होते हुए भी और एक एज ए सीनियर सिटीजन होते हुए मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये सिर्फ काम पुलिस का नहीं है, गवर्नमेंट का नहीं है, एक डॉक्टर का नहीं है, ये हर एक आदमी का है, जो भी पढ़ा लिखा है, जो भी समझदार है, जो भी एजुकेटेड है, ताकि लोगों को अवेयर किया जाए। लेकिन मैंने देखा बदकिस्मती से पढ़े लिखे लोग, स्टूडेंट्स लोग हमारे जो हैं वो आगे से हंस के चल देते हैं। कोई कहता मास्क है वो मेरी जेब में है, तो एक मजाक सा बन गया हुआ है। और आपने देख ही लिया, मैंने कल का आंकड़ा देख रहा था कि 1,03,000 से ऊपर जो है वो आंकड़े जा पहुंचे हैं, और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मुझे लगता है हमें प्रिकॉशन लेने होंगे, सरकार को भी हिदायत जो है वो इशू करनी होंगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो उनको ऑब्जर्व करना होगा, पुलिस को भी दोबारा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये नहीं कि पुलिस के पास जब कोई जाके कंप्लेन करे तभी पुलिस वाले को बाहर आना चाहिए। पुलिस वाला भी देख रहा है कि कोई लोग अगर बिना मास्क के घूम रहे हैं तो उनका भी फर्ज बनता है कहना। मैं कहता हूँ हर शहरी का फर्ज बनता है। इसमें सिर्फ एक किसी एजेंसी पे या किसी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड होकर नहीं चलना चाहिए, और ताकि हम लोग अवेयर हो जाएं, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ताकि हम कम से कम लोग हों। हमारे हिंदुस्तान ने एज ए टॉर्च बीरर बनते हुए जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए 2 वैक्सीन बनाई, और हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है। बहुत से लोगों को फर्स्ट डोज भी मिली है, सेकंड डोज भी मिल चुकी है। पहले था कि ये 4 वीक्स के बाद सेकंड डोज मिलेगी, अब ये WHO ने ये क्राइटेरिया बना दिए हैं, इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 6 to 8 वीक्स आल्सो। बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जी वैक्सीन के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा है तो उसका क्या किया जाए। तो उसके लिए उसका जवाब मेरे पास ये है कि वैक्सीन जो है यही आपके लिए शील्ड है, यही आपके लिए बचाव है। जैसे हेलमेट आपको हेड इंजरी से बचाता है, यही आपको बचाएगी। हेड इंजरी में भी जब आदमी गिरता है तो हेलमेट होने के बावजूद भी हेलमेट टूटता है और हेड इंजरी होती है, लेकिन उसमें वो बुरी हालत नहीं होती जितनी के आदमी की बिना हेलमेट के हो सकती है। तो ये जो वैक्सीन है इट्स ए ग्रेट प्रोटेक्शन, और हर आदमी को इसको अपनाना चाहिए। हाँ, जिसमें खास करके कंट्राइंडिकेटेड हो तो वो ना करे, वो प्रिकॉशन ले ले। लेकिन डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर आजकल हर जगह अवेलेबल है, हमारी बिल्कुल गाइडलाइंस बनी हुई हैं, तो वैक्सीन लेनी चाहिए। लेकिन जो इसको वैक्सीन लेने के बावजूद अगर कोरोना होता है तो उसका कोरोना जो है वो हमेशा माइल्ड होता है, उसको इवन हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत नहीं होती, और होम क्वारंटाइन में ही वो ठीक हो जाते हैं। और हम तारीफ करते हैं अपनी गवर्नमेंट की, जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और लोगों को अवेयर किया, और हमने सिर्फ अपने आप को ही नहीं, अपने जो 25-30 मुल्कों को फ्री इन्होंने वैक्सीन प्रोवाइड की है। तो ये मेरे लिए समझता हूँ कि हमारे फख्र की बात है। हमारे देश का जो है वो हर नागरिक जो है वो सिर ऊंचा करके कह सकता है कि हम सिर्फ अपनी ही नहीं सोचते, हम बाकियों की भी सोचते हैं। डॉक्टर साहब, आपने जैसा कि बताया कि दुनिया भर में कितना कहर ढाया है कोरोना ने, और दुनिया की तुलना में भारत की अगर बात करें तो यहाँ बचाव इसलिए हुआ कि एक सही समय पर हमने लॉकडाउन लगाया। हम ये भी नहीं कह सकते यहाँ नुकसान नहीं हुआ, लाखों लोगों की जान गई है, करोड़ों की संख्या में लोग संक्रमित हुए हैं, इसकी चपेट में आए हैं। लेकिन फिर भी जितनी भारत की आबादी है, जितना भारत का एरिया है, जितनी पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से हम देखें, हालांकि पिछले कुछ दिनों में हमारा रिकवरी रेट कम हुआ है, लेकिन फिर भी बाकी दुनिया की बनिस्बत हम बेटर स्थिति में अपने आप को कह सकते हैं।
देखिए, स्टार्टिंग में जब सरकार ने आह्वान किया कि इकट्ठे मिलकर हम थाली बजाएंगे, इकट्ठे मिलकर हम दिया जलाएंगे, इकट्ठे मिलकर हमने लॉकडाउन का पालन किया, उसकी वजह से हमारा इतना बचाव हो सका है। लेकिन उसके बावजूद भी आज हम देखते हैं कि लोगों में इसको लेके संजीदगी नहीं है, लापरवाही है। आप इसका मुख्य कारण क्या समझते हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये इसका मैं मुख्य कारण 2-3 समझता हूँ जी। एक तो मुख्य कारण ये है कि लोगों ने थोड़ा ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया कि अब वैक्सीन आ गई है तो अब हमारा कुछ बिगड़ नहीं सकता। जी। एक नंबर 2, हर आदमी ये अपने आप में सोचना शुरू हो गया कि उसको कोरोना हो गया, मेरे को थोड़ी हो सकता है। जी। तीसरा, लोगों ने ये सोचा है कि शायद मेरे को होके कोरोना गुजर भी गया हो। जी। और चौथा, जो लोगों ने लोगों को बहुत मिसगाइड किया है। जी। और मैं इसको इंटेलेक्चुअल टेररिज्म कहूंगा। जी। कि जैसे एक टेररिस्ट गोली लेके लोगों को मारता है तो वो तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो आप इंटेलेक्चुअली लोगों को मिसगाइड करके लोगों को मौत के मुंह में झोंकते हो, ये उससे भी बड़ा जो है। कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये जी पर्टिकुलर पार्टी की वैक्सीन है, ये हम नहीं लगवाएंगे। किसी ने कहा ये पर्टिकुलर इंसान की वैक्सीन है, ये हम नहीं लगवाएंगे। किसी ने कहा जी इसका पहले वो लगवाएगा तो फिर हम लगवाएंगे। पहले कहा जी वो फलाने ग्रुप के लोग वो लगवाएंगे तो हम लगवाएंगे। तो ये जो एक इसको कहते हैं ना, एक किस्म की कीचड़ उछालना एक दूसरे के ऊपर, इसने हमें पे नहीं किया। और ये चीजें जो है ये बाहर मुल्कों में नहीं हुई। लेकिन जैसे जगमोहन जी आपने बिल्कुल 100% सही कहा कि जैसे हमारे देश की 130 करोड़ के करीब आबादी है, मेरे ख्याल में हमारी जितनी आधी आबादी में, बाकी सारा यूरोप और कितने सारे मुल्क आते हैं उसमें, तो स्टैटिस्टिकली अगर देखा जाए परसेंटेज वाइज तो हमारी इन्वॉल्वमेंट काफी कम रही है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा रही है उस हिसाब से देखा जाए। क्योंकि स्टैटिस्टिकली अगर हम कहेंगे जी कि 1% डेथ हुई है या 1.5% डेथ हुई है, तो देखो जगमोहन जी बात ये है, अगर असलियत में देखा जाए तो जो मरता है वो तो 100% मरता है ना जी। कोई 1.5% तो मरता नहीं कोई जी। या तो आदमी जीता है या आदमी मरता है जी। तो जो मर गए उनके लिए तो 100% मॉर्टेलिटी हो गई और जो जी गए उनके लिए 100% लाइफ आ गई जी। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी टाइमली अवेयरनेस है। और कई लोगों ने ये जो थाली बजाने का, दिए जलाने का भी मजाक उड़ाया गया, लेकिन ये एक सिंबॉलिक चीज थी, लोगों को अवेयर करने की तरीका था ये और ये साबित हुआ कि इन छोटे छोटे जेस्चर्स से हम लोग एकजुट हुए, एक साथ मिले और एक मकसद के साथ हमने आगे कदम बढ़ाया जी। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि हम बिल्कुल एकजुट हुए और अवेयरनेस हुई। लेकिन अब जगमोहन जी अब ऐसी स्टेज आ गई हुई है कि अब हमें अवेयरनेस की जरूरत नहीं है जी, अब हमें इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है जी। SMS ठीक है। एक तो यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको मैं बार बार फिजिकल डिस्टेंसिंग कहता हूं, जो मास्क हैं, M आ गया मास्क जी, मास्क पहननी है। और तीसरा आ गया S सैनिटाइजर, SMS। ये SMS जो है ना, इन तीनों चीजों को हमने अपना के चलना है और इसमें बिल्कुल ढील नहीं करनी है। वैक्सीन लेने के बाद भी ढील नहीं करनी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड पड़ता है। वी लूज द लाइव्स और लोगों को भी बड़ा खर्चा करना पड़ता है। उसके बावजूद भी जब इसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, खास करके लंग्स की कॉम्प्लिकेशन, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन जो होती है, तो इसलिए इनिशियल स्टेज में ही अपने आप को टेस्ट करवाएं। और मुझे लगता है कि जैसे हमारे देश में अब टेस्ट की शायद कमी नहीं है, कोई टेस्ट हो रहे हैं, इसीलिए हम डेली हमें कोई 1 लाख केस डिटेक्ट हो रहे हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि टेस्ट का जो मिकदार है, जो वल्नरेबल एरियाज हैं, जैसे देखो इस वक्त हमारी 4-5 स्टेट में तो बहुत बड़ा कहर है। महाराष्ट्र उनमें से एक है, केरला है, छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु है, तो इधर काफी बुरी हालत हो रही है। तो पंजाब में भी अभी देखो पिछले दिनों में काफी केसेस आ गए। जम्मू कश्मीर में केसेस बहुत डाउन हो गए थे, लेकिन अब कश्मीर में फिर बढ़ गए हैं, जम्मू में भी आ गए हैं। तो जो लोग बाहर से आए, बाहर की स्टेट से, उनका प्रॉपर चेकअप हो, उनका प्रॉपर टेस्टिंग हो, रैपिड टेस्ट भी हो उनका, और RT-PCR भी हो, क्योंकि जो रैपिड टेस्ट है उसमें थोड़ी सी फैलेसीज भी हैं। वो 60% केसेस में ही पॉजिटिव होता है, लेकिन फिर भी वो एक किस्म की स्क्रीनिंग तो बहुत अच्छी है। लेकिन RT-PCR करके अगर किसी बंदे को, आप देखो पहले शुरू में तो घर सील कर देते थे, अब इतने केस बढ़ गए कि हमने होम क्वारंटाइन शुरू कर दी। लेकिन आपने देखा होगा कि लोग होम क्वारंटाइन पे करके बहुत अच्छे हमारे रिजल्ट हैं। फिर भी आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी कि हम, और दूसरी बात यह है कि हमारे लोग जो हैं उनको वो बिल्कुल साफ सुथरा माहौल भी नहीं मिला था। शायद हमारे लोगों की गुर्बत की वजह से और इतनी कंटेमिनेटेड फूड्स खाने की वजह से भी हम लोगों की कुछ ना कुछ इम्यूनिटी बढ़ी हुई थी, और लोगों ने फिर कुछ इम्यून बूस्टर भी लेना शुरू कर दिए, तो उससे भी हम लोगों को बड़ी मदद हुई और ये फायदा हुआ। लेकिन मैं ये कहता हूँ हाथ जोड़ के लोगों से कि मेहरबानी करके एक दूसरे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। जब आप किसी को बिना मास्क के देखें, क्राउड में देखें और वो शरेआम घूम रहे हों, तो अपना भाई समझ के उनको
अपने रिश्तेदार समझ के उनको हाथ जोड़ के माफी मांग के कहेंगे भैया अपने लिए भी ध्यान रखो, अपने समाज का भी ध्यान रखो, अपने देश का भी ध्यान रखो, ये करें उनको। और लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश ना करें ये कह के कि कोरोना कुछ नहीं है जी, ये कोई आर्गुमेंट नहीं है। मेरे ख्याल में ये मिसगाइड करने वाली बात है। डॉक्टर साहब, आप कार्डियोथोरेसिक और वेस्कुलर सर्जन हैं और आम भाषा में अपने सुनने वालों को हम ये बताना चाहेंगे कि आप दिल के डॉक्टर हैं और दिल के सर्जन हैं, हार्ट सर्जन हैं। तो आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर हम आपसे बात कर रहे हैं और हम ये मौका गंवाना नहीं चाहते कि आपसे हम दिल की बीमारियों के बारे में भी कुछ जानकारी हासिल करें, श्रोताओं के साथ ये जानकारी साझा करें। तो डॉक्टर साहब, एक हेल्दी हार्ट कितना अहम है, क्यों ज़रूरी है और इसके लिए क्या क्या चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनानी चाहिए कि हम एक हेल्दी हार्ट के साथ जीवन जी सकें? बिल्कुल ठीक आपने कहा। देखो जगमोहन जी, ये तो एक बहुत बड़ा विषय है जिसके ऊपर के हार्ट डिजीज जो है वो कितने टाइप की होती हैं। जैसे कंजेंटल डिजीज होती हैं, जुबंद्रू डिजीज होती हैं, हार्ट के वेल्व की डिजीजेज होती हैं, और हार्ट की जो नाड़ियां हैं कॉर्नरी आर्टरीज जो कि ब्लॉकेड हो जाती है और जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, वो डिजीज होती हैं। उन डिटेल में ना जाते हुए, जैसे आपने बड़ा एक पर्टिनेंट और इम्पोर्टेंट जर्नल क्वेश्चन पूछा है कि जो हेल्दी हार्ट जो है हमारे लिए, देखो हार्ट की इंपॉर्टेंस हमारे लिए उतनी ही है जितनी कि एक कार में इंजन की है जी। कार को आप बाहर से जितना मर्जी पेंट कर दो, जितना मर्जी डेकोरेट कर दो जी, तो वो पत्नीटॉप भी चढ़ाई नहीं चढ़ेगी जब तक उसका इंजन ठीक नहीं होगा जी। लेकिन अगर उसका इंजन ठीक है तो कहीं भी चढ़ाई चढ़ लेगी, चाहे उसका बाहर से पेंट उतरा ही हुआ हो जी। तो एक तो ये हमारा पंप है, ये हार्ट जो है हमारा, ये सारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग से होकर जब जाता है तो सारी बॉडी को ये सप्लाई करता है जी। लेकिन हमें ये बात भी याद रखनी है कि हार्ट की जो नाड़ियां हैं उनके लिए भी ब्लड चाहिए होता है, और जब वो हार्ट की नाड़ियों में जब ब्लॉकेड आ जाती है तो फिर हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं और ये प्रॉब्लम होती है जी। तो इसके लिए मैं आपको मोटे तौर पे ये बताऊं कि कुछ एक चीजें हैं जगमोहन जी जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे कि इरिवर्सिबल फैक्टर जिनको हम बोलते हैं, कि जैसे एज है, मान लो कि आज मैं 70 इयर्स का हो गया हूँ तो चाहे अब मैं जो मर्जी कर लूं, मैं अब 65 का नहीं हो सकता जी। मुझे अब 71 का ही होना है या 70 का ही रहना है, ये इरिवर्सिबल बात है। नंबर 2, सेक्स, मैं मेल हूं तो मैं मेल ही रहूंगा, आई कैन नॉट बिकम फीमेल, दिस इज ऑल्सो इरिवर्सिबल, ठीक है ना। और तीसरी बात है कि जेनेटिक फैक्टर जी हाँ, कि मेरे को अपने माँ बाप से, मेरे को अपने खानदान से, मेरे को अपनी मैटरनल फैमिली से, मेरे को अपनी पैटर्नल फैमिली से, जेनेटिक्स में, मेरे जीन्स में मेरे को क्या मिला है। जैसे एक आदमी को अपने माँ बाप की जायदाद का हिस्सा मिलता है जी, उसकी विरासत में मिलता है, इसी तरह हमें माँ बाप से सेहत में भी कुछ विरासत में मिलता है जी। जिसके पेरेंट्स डायबिटिक होंगे, जिसके पेरेंट्स हाइपरटेंसिव होंगे, जिसके पेरेंट्स को हार्ट डिजीज की हिस्ट्री होगी, उनके बच्चों में भी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल। लेकिन मैं आपको ये खुशी की बात यह है कि जो इरिवर्सिबल फैक्टर है वो सिर्फ 3 है जी, लेकिन जो रिवर्सिबल है ना वो बहुत ज्यादा है। उसमें है हमारी हाइपरटेंशन है, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। डायबिटीज है, हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं जी। मोटापा है, हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एक सेडेंटरी हैबिट होती है, जो कोई बंदा बैठा रहे, रिमोट भी बैठे हुए ही चलाए, वो सैर कर सकता है, फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है, बहुत सी चीजें रिवर्स कर सकता है जी। व्यायाम कर सकता है, योगा कर सकता है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर आता है, हमारी डाइट आती है, खान पान आता है उसमें। तो मैं तो अपने श्रोताओं को ये कहूंगा, सुनने वालों को, कि वो 5 चीजें जो है ना, वो तो बिल्कुल मेरे ख्याल में उनको छोड़ दें या कम कर दें तो बहुत अच्छी बात है, जिससे कि उनको वो ठीक रहेंगे जी। सबसे पहली बात यह है कि वो एक तो स्मोकिंग छोड़ दें वो जी, और दूसरा स्पिरिट्स छोड़ दें। स्पिरिट मीन अल्कोहल जी, शराब वगैरह, वो इसका इस्तेमाल ना करें जी। तीसरा होता है शुगर, व्हाइट शुगर का इस्तेमाल कम से कम करें जी। साल्ट जो होता है, व्हाइट साल्ट, उसको कम से कम करें जी इस्तेमाल। और एक फिर सेडेंटरी हैबिट्स, जो कि बैठे रहना, ये 5 एस जो है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और छठा सा एस जो मैं इसके साथ एक और ऐड करूंगा, वो है स्ट्रेस, यानी कि टेंशन। आज के जमाने में नौकरी की टेंशन, काम की टेंशन, कमाई की टेंशन, बच्चों की टेंशन, पढ़ाई की टेंशन, हर चीज की टेंशन, सर्वाइवल की टेंशन, और ऊपर से फिर ये कोरोना महामारी की टेंशन। एक पुरानी कहावत भी है ना कि जो चिंता है वो चिता समान है, तो इंसान को चिता तक बराबरी, चिंता और चिखा जो है ये बराबर होते हैं जी। और इसलिए इनको हमें चिंता मुक्त होना चाहिए। और ये सब चीजें करने के बाद टाइमली अपना मेडिकल चेकअप,
ईसीजी करवाते रहना चाहिए टाइम टाइम पे। कभी कोई सिम्टम हो, ये जरूरी नहीं कि जब गाड़ी, जैसे हमारे लोगों के कॉन्सेप्ट है, हम गलत कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं ना, हम गाड़ी वर्कशॉप में कब ले जाते हैं, तभी ले जाते हैं जब गाड़ी खड़ी हो गई, विक्रम चौक में गाड़ी खड़ी हो गई तो आप टोल चेंज करके इसको ले जाओ। लेकिन अगर हम उसी गाड़ी की अगर हम मेंटेनेंस 6-6 महीने के बाद, साल के बाद अगर हम ले जाएंगे वर्कशॉप में, तो शायद वो नौबत ना आए। इसलिए हेल्थ में भी ये करना चाहिए, अपने लिपिड प्रोफाइल कराते रहना चाहिए, किडनी फंक्शन करते रहना चाहिए, जिसको शुगर है वो शुगर मॉनिटर करता रहे, दवाइयां टाइम पे खाए, चेकअप करे, ईसीजी कराता रहे, और कोई सिम्टम हो तो कार्डियोलॉजिस्ट का चेकअप करवाए, किडनी का चेकअप करवाए, और जो भी दवाइयां हैं वो नियमित रूप से खाए, और जो चीजें मैंने ये कही है ये करते हैं, तो मेरा ख्याल है हेल्दी हार्ट रहेगा, हेल्दी हार्ट रहेगा तो हेल्दी बॉडी रहेगी, हेल्दी बॉडी रहेगा तो हेल्दी माइंड रहेगा, हेल्दी माइंड रहेगा तो बंदा प्रसन्न रहेगा, लंबी आयु को प्राप्त होगा। जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि किस तरह अपने हार्ट को हेल्दी रखा जा सकता है, किन किन चीजों का ध्यान रख के। आपने खाने की जो चीजें हैं, हमारे अंदर फास्ट फूड की बहुत ज़बरदस्त आदत बढ़ती जा रही है। बच्चे बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, उनके आदी हो जाते हैं। खाना शौकिया तौर पर हफ्ते में एक बार नहीं, बल्कि उसके आदी हो जाते हैं, और ख़ासतौर आजकल हम देखते हैं मोमोज और स्प्रिंग रोल्स और इस तरह की चीज़ें। तो इन चीज़ों को अपनी आदतों से बाहर निकालने के लिए जो हमारे पूर्वज या हमारे बुजुर्ग बताते थे, घर में बनाई हुई सादगी की चीज़ें जो कि न्यूट्रिशनली एकदम बराबर होती थी, तो ऐसा कुछ आप बता सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल मैं बताऊंगा। एक तो फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं, खास करके जो के खाद वाद ना पड़ी हो उसमें। दूसरा, कोल्ड ड्रिंक्स का जो सेवन है वो कम से कम करें। और जैसे आपने कहा कि ये जो फास्ट फूड है, जैसे इसमें हमें कोई पता नहीं कि वो कौन से तेल इस्तेमाल करते हैं, और वही तेल को, सड़े हुए तेल को बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो वो तेल जो है सिर्फ हार्ट की प्रॉब्लम तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ में वो कार्सिनोजेनिक भी होता है, वो कैंसर को भी बढ़ावा देता है। तो इन चीजों से, और फ्रेश फ्रूट खाएं, हम हेल्दी डाइट खाएं, और बच्चों को शुरू से ही एजुकेट करना शुरू करेंगे, बेटा ये टू मच ऑफ शुगर्स, टू मच ऑफ फ्राइड फूड्स, और ये जो फास्ट फूड है ये अच्छा नहीं है, हेल्दी फूड खाओ, और घर में बनाओ बच्चों के शौक की जो चीजें बनानी है। आपने देखा होगा आजकल कि पहले जब हमारे वक्त में जब हम छोटे थे तो हमें लोग कहते थे कि ये आप घी खाओ ताकि आप मोटे हो जाओगे। आजकल आप देख रहे हो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, 7-7 साल के, इतने मोटे हो गए हैं। चाइल्डहुड ओबेसिटी जो है वो इतनी ज्यादा कॉमन हो गई है आजकल कि यही जो है हार्ट डिजीज की जो नींव रखना शुरू हो जाते हैं बड़ी अर्ली स्टेज में ही। इसलिए आपने देखा है कि पहले हार्ट अटैक होता था किसी को 60 साल की उम्र के बाद, 55 साल की उम्र के बाद। आजकल आप देख रहे हो कि मैं परसों चौथ पढ़ रहा था कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसकी 37 ईयर्स में ही 3 बाईपास हो चुके हैं उसके। तो कितनी अनफॉर्चुनेट चीज है। स्टेंट तो हर तीसरे दिन पड़ रहे हैं लोगों को। तो मुझे लगता है कि यंगर एज, हालांकि हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई है पहले से, अब तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो नियरली 70 ईयर्स के करीब पहुंच चुकी है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे जो लोग हैं वो यंगर एज में हार्ट डिजीज के शिकार होना शुरू हो गए हैं, और बहुत सी बीमारियों के शिकार हो गए हैं। जो हर तीसरा चौथा आदमी आपको डायबिटिक नजर आता है। मुझे लगता है इसमें हमारी जो खादें खाते हैं हम, पेस्टिसाइड खाते हैं हम, हमारे कोल्ड ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड्स हैं, तो ये सारी चीजें हमारी पैनक्रियास को डैमेज करती हैं, हमारे सिस्टम को डैमेज करती हैं। तो आई थिंक वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, और हमें एजुकेट करना है। और बेस्ट एजुकेटर जो है फैमिली में वो कोई नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक मदर हो सकती है। इफ यू एजुकेट ए मैन, यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, बट इफ यू एजुकेट ए गर्ल, यू एजुकेट ए फैमिली। तो इसलिए एक औरत का घर में एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। इसलिए बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और वो बेटी जो है वो आपके आने वाले नस्लों को भी पढ़ाएगी, उनको बचाएगी, उनकी रक्षा भी करेगी। तो बचपन से ही अगर बच्चों को बताया जाए कि किस तरह से पौष्टिक आहार खाया जा सकता है, घर की बनी चीजें कितनी अच्छी हो सकती हैं, अगर हम स्प्राउट खाते हैं, ताजा फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, वो कितना हमारे लिए अच्छा हो सकता है। जैसे आपने स्प्राउट के बारे में बात की, कितनी अच्छी बात की आपने कि स्प्राउट में, जब स्प्राउट अगर आपको दालें होती हैं उनको अगर स्प्राउट कर दिया जाए तो उसके प्रोटीन के कंटेंट 3 से 4 गुना बढ़ जाते हैं। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ता। डॉक्टर साहब, बचपन में हमें कोटेशन हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता था, हर एक बच्चे के मुंह पे होता था कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, बट इफ हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। और इसी बात को ध्यान रखते हुए, सेहत के महत्व को समझते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फिट इंडिया का नारा दिया और सबके आगे आह्वान किया कि आप कुछ ना कुछ फिजिकल करते रहा करें। ये जरूरी नहीं है कि खिलाड़ी ही खेले,
एक बुजुर्ग भी चल सकता है, फिजिकल वर्कआउट कर सकता है। उतना समय तो नहीं है कि हम विस्तार में इसके बारे में बात करें। अंत में मैं आपसे चाहूंगा कि एक फिट लाइफ के लिए फिजिकल वर्कआउट करना कितना जरूरी है, ये हमारे सुनने वाले, चाहे वो बच्चे हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, सबके लिए आपका संदेश डॉक्टर साहब। देखो जी, अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना, शुद्ध वातावरण जी, स्वच्छ पानी जी, और तनाव मुक्त जिंदगी, हरी सब्जियां, फल, और ये जो फास्ट फूड है उसको बाय बाय कर देना, फिजिकल एक्टिविटी करना, घर में बैठे नहीं रहना, और एक दूसरे का सहयोग करने से मेरे ख्याल में सेहत होगी। और अगर आपकी हेल्थ साउंड होगी तो माइंड साउंड होगा, एंड साउंड माइंड जो है वो साउंड बॉडी में ही रह सकता है जी। और मैं सोचता हूं कि अगर हर बंदा अपने घर से ही इस बात की शुरुआत करे, तो अगर एक इंडिविजुअल घर में हमारा बच्चा तंदुरुस्त होगा तो घर के सारे तंदुरुस्त होंगे, तो परिवार तंदुरुस्त होगा, परिवार तंदुरुस्त होगा तो हमारा मोहल्ला तंदुरुस्त होगा, मोहल्ला तंदुरुस्त होगा तो शहर तंदुरुस्त होगा, शहर तंदुरुस्त होगा तो प्रांत तंदुरुस्त होगा, प्रांत तंदुरुस्त होगा तो देश तंदुरुस्त होगा, देश तंदुरुस्त होगा तो विश्व तंदुरुस्त होगा, और विश्व तंदुरुस्त होगा तो हमारी इंसानियत जो है वो मानवता जो है वो तंदुरुस्त होगी, हेल्दी होगी, जो हमारी लाइफ है वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगी, हम ज्यादा अपना आउटपुट दे पाएंगे देश की बिल्डिंग में, अपने कैरियर की बिल्डिंग में, और देश की उन्नति में, मानवता की उन्नति में। मेरे ख्याल से ये सबसे जरूरी है, और यही सबको कहते हुए मैं यही कहूंगा कि इन सब चीजों का पालन करें। डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की तरफ से, मान लीजिए मैं 10-15 साल का बच्चा हूं तो मुझे कितना फिजिकल वर्कआउट करना चाहिए? अगर मैं 25-30 साल का नौजवान हूं तो मुझे कितना वर्कआउट करना चाहिए? और अगर मैं 50, 60 या 70 साल का हूं तो मुझे कौन सी ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि मेरी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है फिजिकल मूवमेंट की, ये पूरी होती रहे? देखिए, ऐसा है कि जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए तो डिपेंडिंग अपॉन, अगर बच्चे को कोई इम्पेडिमेंट नहीं है तो बच्चे के लिए फिजिकल एक्टिविटी की जितनी के वो स्कूल जाते हैं, स्कूल में खेलते हैं, ग्राउंड होते हैं हमारे, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और अगर बाजार जाते हैं, देखो आजकल के बच्चों का मैंने देखा कि अगर माँ बाप कहते हैं बच्चे को कि बेटा ब्रेड लेके आओ, और ब्रेड लेके आनी होती है 100 यार्ड से, तो वो पहले स्कूटी निकालता है जी। तो ये काम बंद करें बच्चे, ठीक है? एक तो अपने आप पे वो रहें। तो जो 25-30 साल का इंडिविजुअल है जो, तो वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो सिर्फ मॉर्निंग वॉक के लिए 1-आधा घंटा मॉर्निंग वॉक जरूर करे, और अपने जो दिनचर्या है अपनी, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो गाड़ी जो है वो थोड़ी सी 500 गज पहले पार्क कर लें ताकि आप वॉक कर सकें। फिर सीढ़ियों में लिफ्ट इस्तेमाल ना करें, सीढ़ियां इस्तेमाल करना शुरू कर दें, प्रोवाइडेड के और कोई कंट्राइंडिकेशन अगर आप में ना हो तो जैसे 50-60 साल का बंदा है तो मेरे ख्याल में अगर योगा सेफली कर सकते हैं अंडर द केयर ऑफ ए योगा पर्सन तो वो जरूर करें। लेकिन 35 मिनट का वॉक, हम जैसे एक आम लोगों को टिप देते हैं कि 35 to 40 मिनट्स वॉक फॉर 5 days in a week इज सफिशिएंट फॉर यू टू कीप यू फिजिकली एक्टिव जी। क्योंकि उससे ज्यादा अगर ओवर एक्टिव करेंगे तो आपके जॉइंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट की बारी आ सकती है। लेकिन ये जो फिजिकल एक्टिविटी है दिस शुड बी बैलेंस विद द डाइट आल्सो। लेकिन अगर मैंने मान लो कि 1 घंटा वॉक कर लिया, 1.5 घंटा वॉक कर लिया, आके मैंने 4 परोठे खा लिए, या जंक फूड खा ली, या अनहेल्दी फूड खा ली, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। या कोई 1 पाव मिठाई खा ली, उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो ये एक बिल्कुल बैलेंस में चलना है, हमें छोड़ने की भी कोई चीज जरूरत नहीं है। कम करो लेकिन बैलेंस में करो, एक संतुलित आहार हो और अपने विचारों को पॉजिटिव रखा जाए। हाँ, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एंड में बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें करने के बाद अपने जो माइंड की नेगेटिविटी है ना उसको निकालना है, पॉजिटिविटी को लाना है। क्योंकि अगर पॉजिटिव थॉट्स होंगी तो पॉजिटिव थॉट से आदमी कुछ भी चेंज कर सकता है जी। बहुत से लोग मैंने देखे हैं, और आदमी को कोई भी बीमारी हो, उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो पॉजिटिव थिंकिंग है, उसका जो नेगेटिविटी को शन करने की जो उसमें कैपेसिटी है, इससे आदमी की एक तो रिकवरी रेट में इन्हांसमेंट होती है, जल्दी होती है, और दूसरा उसका सर्वाइवल बढ़ता है जी। और आदमी जो नेगेटिव हो जाता है उसका सर्वाइवल भी कम हो जाता है, उसकी बीमारी भी उसको जल्दी छूटती, और तीसरी बात यह है कि उसको डिप्रेशन में आ जाता है, उसका खाना पीना भी रह जाता है, और अल्टीमेटली फिर उसका इम्यून सिस्टम भी जो है वो स्ट्रेस की वजह से नेगेटिव थॉट से कम होता है जी। तो डॉक्टर साहब, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए, सभी सुनने वालों के लिए एक हेल्दी स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं, और आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला, हमारे श्रोताओं के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये सोचता हूं कि मैंने जो बोला है अगर इसके ऊपर कोई 10 आदमी भी अमल कर लेंगे
तो मैं सोचूंगा कि मेरा जो है बोलना और आपका जो इंटरव्यू करना मेरे साथ ये सफल हो गया। एक जिंदगी किसी घर की बच जाए तो एक परिवार बचता है, एक परिवार के साथ बहुत लोग जुड़े होते हैं, एक माला की माला होती है। एक जब हम किसी को खोते हैं तो हम एक इंडिविजुअल को नहीं खोते हैं, हम एक परिवार को खोते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग सुखी रहें और लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ये कह के मैं सेहत की कामना करते हुए सबके लिए फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल और सोशल हेल्थ की कामना करते हुए सबको मैं मुबारकबाद देता हूं एंड आई एम थैंकफुल टू यू। आपका जगमोहन जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर।